Today we are going to discuss all the questions, exam questions specially related to neurology, जिसमें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो एक ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें और शेयर करें। और सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा है, व्हाट इज न्यूरोलॉजी? द वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट से हम स्टार्ट करेंगे। न्यूरोलॉजी क्या है, उसमें हम क्या पढ़ते हैं, क्या नहीं पढ़ते, कैसे डीलिंग करते हैं, पेशेंट को कैसे हम असिस्ट करते हैं, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। So starting from the neurology. हम स्प्लिट करते हैं इस वर्ड को न्यूरो को और लॉजी को। न्यूरो मीन स्ट्रिंग और लॉजी मीन स्टडी। सो हम कहते हैं इसको कि न्यूरोलॉजी वो मेडिसिन की फील्ड है जिसमें हम पढ़ते हैं न्यूरॉन के बारे में, और उससे रिलेटेड जितनी भी पैथोलॉजीज होती है हम उससे रिलेटेड स्टडी करते हैं इसके अंदर। जहां तक पैथोलॉजी की बात है, हम उसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड चीजें भी डिस्कस करते हैं और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड भी चीजें डिस्कस करते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर फर्दर सब डिविजन होती है, सोमैटिक और साथ में ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के रिलेटेड भी होती है। न्यूरोलॉजी के अंदर हम डिफरेंट चीजें डिस्कस करते हैं, लाइक इट कुड बी डिजेनरेटिव, इट कुड बी डीमेलिनेटिव। कुछ हो सकते हैं जिसमें न्यूरॉन की डिजेनरेशन होती है, कुछ के अंदर डीमेलिनेशन होती है। डिजेनरेशन के अगर हम क्लासिकल एग्जांपल दें तो पार्किंसन डिजीज, और अगर डीमेलिनेशन की हम क्लासिकल एग्जांपल दें तो देयर विल बी अल्जाइमर डिजीज। सो ये अ लिटिल बिट डिस्क्रिप्शन अबाउट द न्यूरोलॉजी एंड आल्सो अबाउट देयर बेसिक कंसेप्ट एंड स्टडीज। ओके, न्यूरोलॉजिस्ट क्या, कौन सा जो होता है, जो स्पेशलिस्ट होता है न्यूरोलॉजी के अंदर, हम उसको कहते हैं न्यूरोलॉजिस्ट। और ये वो फिजिशियन होते हैं जो कि आपके सारे जितने भी रिलेटेड होते हैं, चाहे वो डिजेनरेटिव डिजीजेस हो लाइक पार्किंसन, चाहे डीमेलिनेटिव हो जैसे हमारे अल्जाइमर है, या फिर मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, ठीक है, या फिर डिमेंशिया से रिलेटेड हो जैसे अल्जाइमर क्लासिकल एग्जांपल है उसके, या हेडेक हो, टाइप्स ऑफ हेडेक जैसे माइग्रेन हेडेक है, ठीक है, क्लस्टर हेडेक है, सेवरल टाइप्स ऑफ हेडेक्स। सो इन सारी चीजों को जितनी कंसल्टेशन होती है, इवन दो कि मसल्स प्लस आपके ब्लड वेसल से रिलेटेड भी, वो सारी चीजों को कौन डिस्कस करता है? न्यूरोलॉजिस्ट। सो ये सारी चीजें जो है न्यूरोलॉजी एंड न्यूरोलॉजिस्ट, लिटिल बिट डिस्क्रिप्शन अबाउट दिस वन। द सेकंड क्वेश्चन इज फ्रॉम व्हाट डू वी यूज टू एग्जामिन न्यूरोलॉजिकल पेशेंट? न्यूरोलॉजिकल पेशेंट को एग्जामिन करने के लिए सबसे पहले टूल जो हम यूज करते हैं उसकी भी हम बात करेंगे, और उसके साथ साथ जो है रिमेनिंग, लाइक the very first thing you have to examine in a neurological patient should be started from 5 main basic things, जिसमें हम देखते हैं 5 main thing जो है उसके अंदर टच, सेंसेस ऑफ टच, हियरिंग, विजन, उसके साथ साथ स्पीच, touch, hearing, vision, speech, or other than this should be mental status related to the coordination। हम इन सारी चीजों को देखते हैं, टच, हेयरिंग, विजन, स्पीच, और sometime should be taste और स्मेल। इन 5 थिंग्स के ऊपर आपने सबसे ज्यादा फोकस करना है। अदर देन दिस, द सेकंड क्राइटेरिया जिसको न्यूरोलॉजिस्ट फोकस करते हैं, दैट विल बी अ मेंटल स्टेटस। और मेंटल स्टेटस के अंदर हम कोऑर्डिनेशन देखते हैं कि उसका कोऑर्डिनेशन ठीक है या नहीं है, उसके साथ साथ उसकी कम्युनिकेशन कैसी है कैसी नहीं है, उन चीजों पे भी हम फोकस करते हैं। सही है, ये सारी चीजें एग्जामिनेशन जो है। और उसके अलावा हम जो मेंटल स्टेटस है, कोऑर्डिनेशन के अलावा जो साइकी है उसकी है, साइकोलॉजिकल चीजें भी हम देखते हैं, चाहे वो इमोशनल हो या फिर जो दूसरी चीजें होती है वो भी हम डिस्कस करते हैं मेंटल स्टेटस के अंदर रिलेटेड टू साइकोलॉजिकल। ओके, इमोशंस के अंदर भी अगर हम देखें तो एंगर, हैप्पीनेस, वी हैव अ लॉट ऑफ इमोशंस। सो उन सब चीजों के ऊपर हम फोकस करते हैं। ये रिलेटेड टू द एग्जाम के हम क्या चीजें देखते हैं न्यूरोलॉजिकल पेशेंट के अंदर। ओके, कौन सी चीज हम यूज करते हैं इस पूरे जो हमने सिनेरियो बनाया है इन सब के एग्जामिनेशन के लिए? तो इसके लिए हम यूज करते हैं ट्यूनिंग फॉर्क,
ट्यूनिंग फॉर्क, लाइट, टॉर्च, उसके अलावा हैमर, वो वाला हैमर नहीं, दूसरे वाला कि आप बाजू तोड़ दो या टांगे तोड़ दो, न्यूरोलॉजिकल हैमर, जिसके हम रिफ्लेक्सेस चेक करते हैं इसके थ्रू, ठीक है। और उसके साथ साथ आई रिफ्लेक्सेस, तो ये सारी चीजें हम जो है यूज करके अपने पेशेंट की एग्जामिनेशन करते हैं रिलेटेड टू द न्यूरोलॉजी, ऑल दिस थिंग्स। सबसे पहले हमने कहा कि इस पेशेंट के अंदर टच, हेयरिंग, विजन, टेस्ट, स्मेल या स्पीच, अदर देन दिस मेंटल स्टेटस में से हम कोऑर्डिनेशन वगैरह देखते हैं और साथ में साइकोलॉजिकल या इमोशनल चेंजेस भी हम ऑब्जर्व करते हैं। जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, ट्यूनिंग फॉर्क, लाइट टॉर्च, उसके जो विजन है उसके ऊपर हम लाइट टॉर्च यूज करते हैं और हम देखते हैं कि मायोसिस हो रही है, मैड्रेसेस है, वो सारी चीजें चेक करते हैं। एंड हैमर फॉर यूजेस फॉर द रिफ्लेक्सेस लाइक अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब के रिफ्लेक्सेस के लिए, और आई रिफ्लेक्सेस भी हम देखते हैं इसके अंदर। द थर्ड क्वेश्चन इज फ्रॉम, if you see patient suffering from hand shaking, what doctor would you probably refer to? The exact answer, of course, neurologist. Other than this, ट्रिमर्स क्यों होते हैं? अगर हम ट्रिमर्स की बात करें तो ट्रिमर्स की टाइप्स होती है। अगर योर पेशेंट इज अनएबल टू शेक हैंड विद समवन, सो फॉर श्योर ही और शी इज सफरिंग फ्रॉम द ट्रिमर्स। कॉजेस क्या होती है ट्रिमर्स की और टाइप्स क्या है? सबसे पहले आते हैं टाइप्स के ऊपर। ट्रिमर्स कैन बी इंटरमिटेंट और इट कैन बी कंटिन्यूअस। सही है, हो सकता है उसको ट्रिमर्स हो रहे हैं तो या तो उसके एपिसोड्स में आ रहे हैं या फिर हो सकता है उसको कंटिन्यूअस ट्रिमर्स हो रहे हैं। सही है। अगर हम ट्रिमर्स की थियोलॉजी देखें तो ट्रिमर्स की सेवरल कॉजेज हो सकती है। इट कुड बी ड्रग इंड्यूस्ड। द वेरी फर्स्ट थिंग यू हैव टू आस्क योर पेशेंट, आप कोई ऐसी मेडिकेशन तो नहीं ले रहे हैं जिसकी वजह से आपको ट्रिमर्स हो रहे हैं, सही है, या सीजर्स हो रहे हैं। बिकॉज वी हैव अ ग्रुप ऑफ ड्रग्स जिसकी वजह से सीजर्स होते हैं, जिसमें क्लासिकल साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए एंजाइटी या जो एंजाइलोटिक या हिप्नोटिक ड्रग्स होती है उससे भी सीजर्स होते हैं कॉज। सो हम इन चीजों को देखते हैं साथ साथ में कि उसकी ड्रग हिस्ट्री क्या है। उसके अलावा उसको कोई डिजेनरेटिव डिजीज नहीं है लाइक पार्किंसन, सही है। अदर देन दिस उसको कोई जो है डीमाइलिनेटिव डिजीज नहीं है जैसे कि हमारे पास मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, क्योंकि उसके अंदर भी इंटेंशन ट्रेमर्स होते हैं। या फिर उससे हटकर हम देखते हैं कि उसको कोई डेमेंशिया टाइप तो नहीं है जैसे हमारे पास अल्जाइमर डिजीज है जिसके अंदर डिजेनरेटिव प्रोसेस चलते हैं और मेमोरी जो वीकनेस होती है, साथ में एसिटाइल कोलिन का लेवल कम होता जाता है जिसकी वजह से भी ट्रिमर्स होना शुरू हो जाते हैं। सही है, इम्बैलेंस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर ऑलवेज लीड टू द ट्रिमर्स। सो ये सारी चीजें हम उसके अंदर डिस्कस करते हैं। और ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो ट्रीटमेंट जो होती है हमेशा उसके साइन एंड सिम्टम की बेस्ड के ऊपर ही करते हैं हम ट्रीटमेंट। और इंटेंशन ट्रिमर हो चाहे फेब्राइल हो, जो भी सीजर्स होते हैं उसके ऊपर मैंने एक अलग वीडियो भी बनाई है जिसमें आप देख सकते हैं सीजर्स के ऊपर लॉट ऑफ ट्रिमर्स जिसमें हमने डिस्कस करे हैं और उसके साथ साथ हमने उसकी ट्रीटमेंट बताई है अलग करके। सही है, तो दिस इज ऑल अबाउट द शेकिंग हैंड्स ऑफ द पेशेंट। ओके, द फोर्थ वन इज pyramidal system, their functions and anatomy। सही है, this is the question which need to elaborate or to display on the whiteboard। pyramidal system, पिरामिडल सिस्टम के अंदर क्या होता है? सबसे पहले पिरामिडल सिस्टम के बारे में थोड़ी सी जो है वो हम पढ़ते हैं उसकी एनाटॉमी। लेट मी ड्रॉ द लेटरल व्यू ऑफ योर ब्यूटीफुल सीएनएस। लेट्स सपोज ये है हमारा पोन्स मेडुला और वी हैव अ लॉट ऑफ कॉर्टिसेस। फॉर एग्जांपल ये हमारा जो प्री फ्रंटल कॉर्टिक्स है, दिस वन इज और प्री मोटर एरिया, दिस इज नोन एज सस्पेंसरी and this is known as somatosensory।
instead of somatosensory it could be प्राइमरी मोटर एरिया। जब मैं डिस्कस करूंगा कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक को, उसके अंदर भी हम ये सारी चीजें डिटेल में देखेंगे, बट फॉर अ व्हाइल बेसिक कंसेप्ट बनाने के लिए ये एक्सप्लेन कर रहा हूं थोड़ा सा। सबसे पहले द थॉट ओरिजिनेटिंग इन योर सेनेस आई वुड लाइक टू फ्लेक्स माई बाइसेप। ठीक है, ये थॉट ओरिजिनेट हुआ, दिस थॉट इज ओरिजिनेटेड इन द प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। ओके, उसके बाद जैसे इसके अंदर थॉट ओरिजिनेट होता है, इट विल पास द मैसेज टू द प्री मोटर एरिया, सस्पेंसरी एंड प्राइमरी मोटर एरिया। यहां पे क्या होता है, दे विल स्टार्ट जो है करते हैं, उस मैसेज को इंटरप्रेट करते हैं और उसमें देखते हैं कि कितनी इंटेंसिटी होनी चाहिए और कितना पावर होना चाहिए, वो सारी चीज देखते हैं। इट शुड बी ऑफ लो इंटेंसिटी फ्लेक्शन और हाई इंटेंसिटी फ्लेक्शन। इस पूरे मैसेज को इंटरप्रेट करने के बाद ये हेल्प लेता है प्रूफ रीडिंग के लिए। वी हैव अ बेसल गैंग्लिया। ठीक है, लेट्स सपोज सम वेयर ओवर हियर वी हैव अ बेसल गैंग्लिया। तो ये मैसेज किसके पास भेजता है, यहां से कलेक्टिवली बेसल गैंग्लिया के पास मैसेज आता है। इफ आई ड्रॉ द बेसल गैंग्लिया कंपोनेंट, तो उसमें क्या क्या होता है बेसल गैंग्लिया के अंदर। सबसे पहले कॉर्डेट न्यूक्लियस, कॉर्डेट न्यूक्लियस। अदर देन दिस, कॉर्डेट न्यूक्लियस के बाद हमारा होता है पुटामिन, ग्लोबस पिलाइडस। इट हैव फॉर द टू पार्ट्स, इंटरना एंड एक्सटर्ना। ग्लोबस पिलाइडस के बाद हमारे पास होता है थैलेमाई, सिंगल थैलेमस, प्लूरल थैलेमाई, and also subthalamus. The last one is substantia nigra. Substantia nigra. इसके अंदर जो पार्स कंपेक्टा होता है, पार्स कंपेक्टा वो डोपामिन की फॉर्मेशन करता है और पूरा पाथवे चलाते हैं D1 और D2, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पाथवे। और ये पूरा मैकेनिज्म जो है, अगेन आपको वीडियो मिलेगी उसमें पार्किंसन से रिलेटेड, उसके अंदर पूरा एक्सप्लेन किया है कि कैसे मैसेज इंटरप्रेट होते हैं, पूरी पाथवे कैसे चलते हैं। आप वहां से अपने कंसेप्ट के लिए देख सकते हैं। ओके, कम टू द पॉइंट। जैसे प्री मोटर के अंदर इनिशियल थॉट ओरिजिनेट हुआ, उसने जाके प्री मोटर को, देन सस्पेंसरी, देन प्राइमरी मोटर एरिया को मैसेज भेजा कि भाई इंटेंसिटी देखो, कितनी इंटेंसिटी के साथ मैंने फ्लेक्स करना है किसको, बाइसेप को। इस पूरी इंटेंसिटी की प्रूफ रीडिंग के लिए ये किसके पास भेजते हैं, बेसल गैंग्लिया के पास। इनके पास आता है मैसेज, सही है। इनके पास मैसेज आने के साथ साथ जो हमारा सेरिबेलम होता है, ठीक है, ये इसको भी साथ में मैसेज भेजता है, सेरिबेलम को भी, कि भाई प्रूफ रीड कर लो कि जो हमारा हम प्लान कर रहे हैं, जो मूवमेंट, जो हम फ्लेक्शन को प्लान कर रहे हैं, वो कैसे करें। सही है, पहला इन्वॉल्व, सही है, इनिशियल थॉट ओरिजिनेटेड इन द प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, देन प्री मोटर एरिया, देन सस्पेंसरी, प्राइमरी। उसके बाद इन सारों ने मैसेज किसको भेजा, बेसल गैंग्लिया को। बेसल गैंग्लिया ने मैसेज किसको भेजा साथ में, सेरिबेलम को, कि जो हम प्लान कर रहे हैं मूवमेंट को, ये कितनी इंटेंसिटी का होना चाहिए, आप हमें बता दें। द फनी थिंग अबाउट सेरिबेलम इज, इसके पास जो होते हैं, लेट्स सपोज हियर इज और मसल और स्केलेटल मसल। ओके, स्केलेटल मसल से एक तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के फाइबर्स होते हैं, इसमें फाइबर के मैसेज आ रहे होते हैं यहां से। ठीक है, जैसे कि अगर हम फाइबर की एग्जांपल ले तो देयर विल बी चेन फाइबर, चेन फाइबर या बैक फाइबर, जो कि इसके स्ट्रेच को मेजर करता है कि कितना स्ट्रेच करना है, कितनी कॉन्ट्रैक्शन करनी है। अदर देन दिस, उसके साथ साथ एक और होता है जो टेंडन से, जो गोल्जी टेंडन होते हैं, वहां से भी मैसेज आ रहा होता है, जो कि इस टेंडन के स्ट्रेच को मॉनिटर कर रहा होता है। उसके साथ साथ जो लिगामेंट्स है या जॉइंट है, उसकी लोकेशन को भी वो डिटेक्ट करता है कि उसकी लोकेशन कहां पे है। अब सेरिबेलम के पास क्या आ रही है, एक तो प्लेन मूवमेंट की सेंसेशन आ रही है, दूसरा प्रोपर जो वो है रिसेप्शन है, उसकी भी सेंसेशन जा रही है सेरिबेलम के पास, जो कि ये डिटेक्ट कर रहा है कि हमारा जो मसल है वो कहां पे है, लिगामेंट कहां पे है, जॉइंट कहां पे है एग्जैक्टली। और उस चीज के बेस पे जाके ये अब इंटेंसिटी का बताएगा कि यू हैव टू प्लान द लो इंटेंसिटी और हाई इंटेंसिटी
लाइक फ्लेक्शन। और अब जब मैसेज इसके पास आते हैं, नाउ देयर बाउंस बैक टुवर्ड द मोटर एरिया। अब मोटर एरिया के पास मैसेज आता है कि अब जाके अपने चीजें बेच दो और फ्लेक्स द बाइसेप। दिस इज अ कॉमन एग्जांपल, जनरल एग्जांपल वी कैन से दैट दिस इज ऑल अबाउट द पिरामिडल सिस्टम। ओके, नाउ इन अ सिंपल वर्ड, पिरामिडल सिस्टम क्या है? दिस इज द वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ मसल मूवमेंट। जो हम प्लान कर रहे हैं, ठीक है, उसके कंट्रोल को या उसकी मूवमेंट में वॉलंटरी कंट्रोल मसल मूवमेंट के अंदर कौन सा इन्वॉल्व है पार्ट? पिरामिडल सिस्टम। सही है। If your examiner asks you what is the difference between pyramidal and extra pyramidal system, don't ever nervous. Let me explain this thing also a little bit. Pyramidal system is purely depend on the motor response. जो हम प्लान कर रहे हैं वो रिस्पॉन्स है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ फुटबॉल प्लेयर एंड राइट नाउ आई एम प्लेइंग अ फुटबॉल, और उस टाइम पे मैं दो फिनोमिना जो है वो परफॉर्म कर रहा हूं एट अ टाइम। सबसे पहले तो पिरामिडल सिस्टम से रिलेटेड, नाउ आई एम प्लानिंग टू हिट द बॉल लाइक फोर्सफुली। ओके, इस चीज के लिए मेरे मोटर रिस्पॉन्सेस का होना जरूरी है कि मैं नी को या फिर मैं लेग को जोर से जो है जर्क दूं और मैं फुटबॉल को हिट कर सकूं। ये हिट करना जो है ये पिरामिडल सिस्टम का काम हुआ। प्लेन मूवमेंट कहां पे थॉट ओरिजिनेट हुआ? प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में। सही है। पूरी जो है प्रूफ रीडिंग हो के पिरामिडल सिस्टम ने अपना काम दिखाया और मैंने फुटबॉल को हिट करा। नाउ द सेकंड चैलेंज फॉर द सीएनएस इज मेंटेनिंग द पोस्चर ऑफ my body। ठीक है, तो मेंटेनिंग द पोस्चर ऑफ my body इज द फंक्शन ऑफ एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम, नॉट अ पिरामिडल सिस्टम। ओके, पिरामिडल सिस्टम इज ओनली इन्वॉल्व इन द मोटर एक्शंस। ओके, प्लान मोटर एक्शन या एक्टिविटी इन द वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ मसल मूवमेंट, उसमें पिरामिडल सिस्टम इन्वॉल्व होता है। बट द बॉडी पोस्चर इज मेंटेन्ड बाय द एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम। So don't forget about the pyramidal and the pyramidal system. Okay, pyramidal system is further divided into two types. That is known as corticobulbar and second one is corticospinal. A little bit about corticobulbar. Corticobulbar is involved in control movement of the face and neck plus head। जो हमारे हेड के मसल है, नेक के है और उसके साथ साथ फेस के मसल, इन सब की मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए कॉर्टिकोबल्बर पाथवे जो है ये इन्वॉल्व होता है। ओके, कॉर्टिकोबल्बर पाथवे के अंदर ऐसी कौन सी चीजें हैं जो इन सब चीजों को कंट्रोल कर रही है? डोंट फॉरगेट अबाउट द योर फेवरेट क्रीनियल नर्व। Let me draw another diagram here और वहां से आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। Let's suppose again this is our imaginary diagram and here we have a cortex। ठीक है, forget about all these things because मैं explain करूंगा corticospinal tract के अंदर कि हमारे कितने pyramidal cells होते हैं, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। बट सिंगल कॉर्टेक्स को हम ले रहे हैं समझने के लिए, इस चीजों को समझने के लिए हम कंपेयर कर रहे हैं। सही है। Related to the corticobulbar tract, this is और let's suppose motor cortex। यहां से जो है मोटर रिस्पॉन्स आ रहा है और ये दे रहा है किसको? नेक्स्ट आगे तक। ओके, जो क्रीनियल नर्व्स है वो जो है ये जो कॉर्टेक्स से आ रहे हैं हमारा फाइबर, ये आके क्रीनियल नर्व्स को भी साथ में क्या कर रहा है? ये इनर्वेट कर रहे हैं। सही है। और साथ में ये जो है हमारे जो दूसरे न्यूरॉन है, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन है या लोअर मोटर न्यूरॉन है, उसको भी आगे ये क्या कर रहे हैं? इनर्वेट कर रहे हैं। सही है। इस क्रीनियल नर्व को जो इसको इनर्वेट कर रहे हैं रास्ते में, इसको हम कहते हैं कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर्स। ओके, ये क्रीनियल नर्व फॉर एग्जांपल इट कुड बी 7, इट कुड बी 3, इट कुड बी 9, 11, ठीक है, कोई भी हो सकता है। अगर हम स्पेसिफिकली बात करें फेस एक्सप्रेशन की, तो फेस एक्सप्रेशन इज कंट्रोल्ड बाय द 7th क्रीनियल नर्व। ओके, अदर देन दिस जो हमारे स्वॉलिंग प्रोसेस होते हैं, ठीक है, और उसके साथ साथ स्पीच में जो इन्वॉल्व होते हैं, फॉर एग्जांपल क्रीनियल नर्व 11 इन्वॉल्व होता है आपकी स्वॉलिंग वगैरह में, या फिर जो 9 है वो इन्वॉल्व होता है आपकी स्पीच में लिटिल बिट,
और साथ में जो हाँ थर्ड है, ठीक है, मूवमेंट ऑफ द आई, ऐसी चीजें। बट समझने का जो पॉइंट है वो यही है कि जो नेक, हेड और फेस के है, इन सारे मसल्स को हमारा जो है सप्लाई करता है कॉर्टिकोबल्बर ट्रैक, और कॉर्टिकोबल्बर ट्रैक इज नथिंग बट प्योरली क्रेनियल नर्व पाथवे। ओके, क्लियर? अदर देन दिस corticospinal tract, whenever you discuss the corticospinal tract, always you have to think about main two things. The first one is upper motor neuron and the second one is lower motor neuron. सही है? जब मैं corticospinal tract को डिस्कस करूंगा उसके अंदर आपको इसकी जो है प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी और सारी चीजें आपको उसके अंदर एक्सप्लेन होती मिलेगी। बट फॉर अ व्हाइल रिलेटेड टू आवर क्वेश्चन, दिस corticospinal जो हमारा पाथवे है ये इन्वॉल्व होता है इन द सप्लाइंग ऑफ मस्कुलेचर ऑफ लिम्स प्लस ट्रंक। हम इसके अंदर देखेंगे एक्सेल कौन से होते हैं, स्केलेटल मसल्स कौन से होते हैं, जो कि हम नेक्स्ट corticospinal ट्रैक के अंदर हम पूरा पाथवे ड्रॉ करेंगे और उसके पूरे मैकेनिज्म को हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। बट फॉर अ व्हाइल यू कैन ट्रस्ट मी, दिस corticospinal ट्रैक इज प्योरली इन्वॉल्व इन द लिम्स एंड ट्रंक वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ द मसल्स। फिर से दो टाइप के न्यूरॉन होते हैं, अपर मोटर न्यूरॉन एंड लोअर मोटर न्यूरॉन। अपर मोटर न्यूरॉन इज ऑलवेज एंड एट द स्पाइनल कॉर्ड लेवल, जो कि ग्रे हॉर्न्स के अंदर, इंटीरियर ग्रे हॉर्न्स के अंदर वहां पे आके उसका एंड होता है, वहां से सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन स्टार्ट हो जाते हैं। सही है? जो कि डायरेक्ट स्केलेटल मसल्स को या एक्सियल मसल्स को इनर्वेट करते हैं। उसके अंदर भी दो टाइप के होते हैं, अल्फा एंड गैमा टाइप के, जो कि हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, जो उसका स्पेसिफिक पार्ट है। बट यहां तक रिलेटेड टू द corticospinal tract, this is more than enough if you are explaining in this way. Okay, the next question is related to the corticospinal tract, but I would like to start from the main criteria for spastic palsy and main criteria for the peripheral palsy. Related to the main criteria, do remember that कि एक सबसे पहली चीज जो है आपने देखनी है कि लीजन जो हो रही है वो किस लेवल के ऊपर हो रही है। सही है? अगर हम स्पास्टिक का बात जो है स्पास्टिक के बारे में एक्सप्लेन करें, स्पास्टिक पाल्सी का मेन क्राइटेरिया क्या है, इसको हम एक्सप्लेन करें। स्पास्टिक पाल्सी ऑलवेज, दिस इज सेंट्रल पेरेसिस। ठीक है? अगर सेंट्रल पेरेसिस है, सेंट्रल पेरेसिस मीन देयर विल बी अ बिग प्लस। ओके, क्राइटेरिया की अगर हम बात करते हैं इसके अंदर, सबसे पहले इफ यू वांट टू डिस्कस, देयर विल बी हाइपरटोन। ओके, hypertonia, tone will be high, hypertonia. Other than this, there will be hyperreflexia. Okay, other than this, hyperreflexia के बाद क्या होता है, there will be presence of pathological reflexes will be positive. Classical example for the pathological reflexes are Babinski sign can be Chadok, and also other than this we have other reflexes like clonus etc. Okay, hypertonia, hyperreflexia, pathological reflexes will be present, Babinski sign, Chadok, etc. Pathological reflexes. Other than this, there will be muscle atrophy, decrease voluntary movement, और उसके साथ साथ large area will be involved. Okay, spastic palsy या spastic paresis जो होती है, do remember that this is the upper motor neuron lesions. Okay, don't forget about this one. Spastic palsy is always due to the upper motor neuron lesions. Okay,